नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना अजमेर से शुरू होती है। दरअसल बात कर रहा हूँ मैं 24 जनवरी 2024 की। एक लड़की होती है जिसका नाम सोनम होता है। सोनम के माता पिता दोनों इस दुनिया में नहीं रहते हैं, उसके बस भैया और भाभी होते हैं। तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बहन की शादी कर दे। लेकिन जो सोनम होती है उसकी उम्र महज अभी 17 साल के करीब होती है। अब इसलिए जो सोनम थी उसका किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही शादी की बात आती है सोनम डर से जाती है और फिर वो अपने प्रेमी से बातचीत करती है। और बातचीत करने के दौरान फिर वो कहती है कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ से भाग चले। इस पर जो लड़का होता है वो पहले तो डरता है, लेकिन फिर अपनी जो प्रेमिका होती है उसकी बातों को सुन करके, प्रेमिका की आंसू को देख करके वो फिर एकदम टूट सा जाता है और फिर वो भागने के लिए तैयार हो जाता है। इधर जो परिवार वाले हैं, यानी जो उसका भैया है, जो उसकी भाभी है, वो लोग वो लोग अपनी बहन के लिए रिश्ता देखने में परेशान थे। लेकिन इधर जो बहन थी वो अपने प्रेमी के लिए परेशान होती है, क्योंकि उन दोनों ने साथ जीने की, साथ मरने की कसमें खा रखी थी। जिएंगे तो एक साथ, नहीं तो मरेंगे भी तो एक ही साथ। अब जैसे ऐसे वादे कर करके ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन परिवार वाले तो रहने नहीं देंगे। इसलिए लड़की और लड़का मिल करके ये फैसला लेते हैं कि वहां से वो भाग जाएंगे। जैसे ही भागने की बात आती है, जो सोनम है अपने प्रेमी, यानी कि जो उसका प्रेमी होता है उसका नाम धर्मेंद्र होता है। धर्मेंद्र की भी उम्र लगभग यही कोई 17.5 साल के करीब रही होगी। दोनों घर से फरार हो जाते हैं और फरार होने के बाद फिर वो ट्रेन में जाते हैं। लेकिन ट्रेन से वो सफर करके वो सीधा जोधपुर पहुंचते हैं और जोधपुर से फिर उतरते हैं। और फिर उतर करके वो अलग अलग जगहों पर जाने लगते हैं, क्योंकि उनको रहने के लिए एक जगह चाहिए थी होती है प्रॉपर। तो फिर वो एक होटल में जाते हैं और फिर सोचते हैं कि यहाँ पर उनको रूम मिल जाएगा। लेकिन वो जो होटल होता है जिसका नाम कृष्णा होटल होता है, जब उस होटल में जाते हैं तो होटल वाला आईडी प्रूफ मांगता है। अब इन दोनों के पास तो कोई आईडी प्रूफ होता नहीं है, तो आखिर वो देंगे भी तो क्या देंगे। अब इसीलिए जो होटल वाला होता है उनको कहीं ना कहीं ये शंका हो जाती है, वो संदेह हो जाता है कि ये दोनों घर से भाग कर आए हुए हैं। दरअसल जो पूछता है होटल वाला उनसे, तो वो दोनों बता भी देते हैं कि वो दोनों भाग करके ही आए हैं। इस पर होटल वाला उस लड़की के साथ बदतमीजी भी करता है और फिर उन दोनों को वहां से भगा भी देता है, यानी कि उन दोनों को रुकने के लिए रूम भी नहीं देता है। रात के लगभग 1:30 या 2 बज रहे होंगे। वो दोनों जो लड़के हैं, लड़की और लड़का है, वो दोनों वहां से निकलते हैं और रात के वक्त ही वो पैदल रास्ते पे चल रहे होते हैं। एक आगे चौराहा पड़ता है जिसका नाम अनजान शहीद है, और उसी अनजान अनजान शहीद चौराहे पर ये दोनों लड़का और लड़की इतना थक चुके थे कि वहीं पर बैठ जाते हैं। इतने में 3 या 4 लड़के एक साइड से आते हैं और आकर के उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को। जो लड़का और लड़की हैं वो कहते हैं कि उनको यहाँ से अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है, तो फिर उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली है और होटल वाला भी उन्हें कमरा नहीं दिया है। अब जैसे ये वो लड़के वो इस बात को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि एक काम करो कि अगर तुम लोगों को बुरा ऐतराज ना हो तो तुम लोग हमारे साथ चलो, हम लोग तुमको रोडवेज पे छोड़ देंगे, क्योंकि अगर तुम लोग ट्रेन से जाओगे तो बड़ा ही तुम लोगों को दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे ही लड़के और लड़की ये बात सुनते हैं तो वो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं वो नाबालिग होते हैं और उनको इतनी भी नहीं ज़्यादा समझ होती है कि आखिर उनको करना क्या चाहिए। दोनों लड़का और जो लड़की है दोनों उन लड़कों के साथ चल देते हैं और कुछ दूर आगे जाने पे, लगभग 500 या फिर 1 किलोमीटर की दूरी आगे जाने पे एक सुनसान जगह लगती है। उसी सुनसान जगह में ये जो लड़का है और जो लड़की है, इन दोनों के साथ वो दोनों बदतमीजी करने लगते हैं। यानी कि आगे जाते जाते एक लड़का पीछे रुक जाता है और फिर उसने 2 लड़कों को और बुला लिया फ़ोन करके। और जैसे ही वो 4 लोग पहले से ही होते हैं और 2 लोग और आ जाते हैं, यानी कि टोटल 6 लोग हो जाते हैं। रात के उस टाइम पे लगभग 2 बज गए होते हैं और वो दोनों जब लड़के और लड़की को लेकर के जाते हैं, फिर बदतमीजी पे उतर आते हैं और फिर लड़के को पहले तो मारते हैं, पीटते हैं और उस लड़की के साथ हैवानियत करनी शुरू कर देते हैं। दरअसल उस लड़की के साथ 2 बजे से लेकर के और सुबह के 4:30 पौने 5 बजे तक वो 6 जो दरिंदे होते हैं उस लड़की के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात करते हैं। जो लड़की होती है दर्द से तड़प रही होती है और उस लड़की के बदन पर उन दरिंदों ने एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा हुआ था। ये 5 लोग जो होते हैं उस लड़के को मार करके बिठाए रहते हैं और उसकी प्रेमिका के सामने, उसकी आंखों के सामने उसकी प्रेमिका को नग्न कर ये बारी-बारी से संबंध बनाते रहते हैं। फिर एक ऐसा दौर आता है कि एक लड़का उस लड़के को पकड़ा रहता है और उस लड़की के साथ
5 दरिंदे जो होते हैं हैवानियत करने पे उतर आते हैं। अब ऐसे ही जो सिलसिला है वो चल रहा होता है पूरा जो रात का वक्त है, यानी कि 2 बजे से 4:30 बजे तक ये सिलसिला चल रहा होता है। और फिर उन लड़की को, क्योंकि लड़की बेहोश हो चुकी होती है और लड़के को भी आँख पे पट्टी बांधी जाती है और एक जगह होती है सुनसान, उसी सुनसान जगह पे वो लोग लेकर के जाते हैं और वहाँ पर एक कमरा होता है, जैसे झोपड़ी टाइप का होता है। उसी झोपड़ी में उस लड़की को और उस लड़के को रख दिया जाता है। अब फिर पूरा दिन ये जो दरिंदे होते हैं उस लड़की के साथ हैवानियत करते हैं। जैसे ही लड़की को होश आता है और तुरंत उस लड़की के साथ शुरू हो जाते हैं। लड़की पानी के लिए भी मांगती थी, लेकिन वो जो दरिंदे होते हैं उस लड़की को पानी तक नहीं देते हैं। कुछ वक्त ऐसे गुजरता है, यानी कि जो लड़की है अब एकदम वो तड़प रही होती है। अब उन दरिंदों को ये लगता है कि ये लड़की जो है पानी के बगैर मर जाएगी, तो एक लड़का जाता है और जा करके वहां से कुछ खाने के लिए और फिर पीने के लिए पानी लेकर के आता है, ला करके उस लड़की को देता है। लड़की ऐसे पानी को पी रही थी जैसे मानो वो कई सालों की प्यासी हो। फिर उस लड़के को भी पानी पिलाया जाता है। जो लड़का होता है उस लड़के की आंखों में पट्टी होती है। जो लड़का होता है वो बोल ना सके, उसके मुंह को भी बंद कर दिया गया था। और जो लड़की होती है, लड़की के भी मुंह को बांध दिया गया था। और उस लड़की के साथ वो जो हैवान थे, जो दरिंदे होते हैं, बारी बारी से पूरे दिन तक रेप करते रहते हैं। यानी कि रात के वक्त, यानी 4:30 बजे के बाद से फिर उसको लेकर के एक कमरे में जाते हैं और फिर वहां से पूरे दिन का जो सिलसिला होता है, बारी बारी से जो 6 दरिंदे थे उस लड़की के साथ हैवानियत करते रहते हैं। अब अगले दिन जो लड़के और लड़की होते हैं पूरी रात फिर उसके साथ वक्त वो गुजारते हैं। फिर लगता है कि जो लड़की अब मर जाएगी, तो फिर उन दरिंदों को वहीं पर जो दरिंदे होते हैं उन बच्चों को वहीं पर छोड़ देते हैं और छोड़ करके वहां से फरार हो जाते हैं। क्योंकि उस लड़के के आंखों पे जो पट्टी लगी होती है, लड़का बड़ा ही मुश्किल करके अपने आंख की पट्टी को हटा पाता है, जमीन पर रगड़ता है और उस पट्टी को इधर से उधर करता है और किसी तरह खुद को घसीटते हुए अपने बदन को फिर वहां से झोपड़ी से बाहर निकलता है। और फिर जैसे उसके आंख से पट्टी हटती है, फिर वो लोगों को जैसे देखता है तो वो मुंह चिल्लाना चाहता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं आती है। जैसे ही उसके मुंह से आवाज, तब वहां से कुछ व्यक्ति गुजर रहे होते हैं और देखते हैं कि एक लड़का है जो तड़प रहा होता है। तो फिर जो एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है उस लड़के के पास आता है और उस लड़के के मुंह को खोलता है। जैसे ही लड़के का मुंह खुलता है, वो फिर केवल बस पानी मांगता है। जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है फिर उस लड़के को कहीं से पानी ला करके देता है और फिर जो लड़का है पानी पीता है और वो बस एक ही बात कहता है कि उसके हाथ को खोल दे और उसकी आंखों की जो सर की पट्टी है उसको जल्दी से खोला जाए। और फिर वो अपनी प्रेमिका को बताता है कि उसकी प्रेमिका अंदर तड़प रही है, वो दर्द से तड़प रही है, वो हो सकता है कि लग रहा है कि मर गई है। लेकिन जैसे ही उस बुजुर्ग व्यक्ति को ये बात पता चलती है कि एक लड़की है जो अंदर तड़प रही है, वो बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर पहुंचता है और लड़की देखता है कि उसकी उसका जो बदन है, उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है। लड़की ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश हो चुकी है। वो दरअसल बुजुर्ग व्यक्ति एक सरदार जी होते हैं और उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और उतार करके उस लड़की के बदन को अच्छे तरीके से ढका और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। और जैसे ही वहां पर पुलिस आती है तो फिर उस लड़की की हालत को देख करके सभी लोग भौचक्के हो जाते हैं। इतने में आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो भी इकट्ठा हो जाते हैं और फिर तुरंत उस लड़की को उठाया जाता है। उस लड़की को ले के जा करके वहाँ पर एक जो सरकारी अस्पताल होता है उसमें एडमिट कराया जाता है। लेकिन वहाँ पर उसकी हालत गंभीर होती है। फिर उस सरकारी अस्पताल से निकाल करके जो जोधपुर होता है, जोधपुर के एक बहुत ही बड़े एक निजी हॉस्पिटल में उन लड़के और लड़की का इलाज चलता है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा मामला क्या हुआ कि इस लड़की के साथ ऐसा हैवानियत हो गई। दरअसल जो लड़का होता है कुछ वक्त बाद वो भी बेहोश हो गया रहता है। जैसे ही कुछ समय बाद लड़के को होश आता है तो फिर वो लड़की को पूछता है कि जो उसकी जो प्रेमिका होती है सोनम कहाँ है। अब जैसे ही लोग सुनते हैं तो वो उसको बताते हैं कि ठीक है, तुम्हारी जो प्रेमिका है जो भी है वो बगल में सोई हुई है। और फिर पुलिस उस लड़के से पूछताछ करती है कि आखिर बताओ कि पूरा माजरा क्या हुआ है। अब जो लड़का है वो सारी बातें बताता है और एक एक बातों को पूरा क्लियर तरीके से बताता है। और दरअसल वो सारा एड्रेस देता है, फ़ोन नंबर देता है। उस लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले दोनों लोग उस जोधपुर के उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और पहुंच करके फिर वो बच्चे का इलाज करवाते हैं। साथ ही साथ जब इधर पुलिस है, पुलिस तुरंत एक्टिव होती है और उन जो दरिंदे हैं 6 दरिंदे, उनको खोजने की तलाश में जुट जाती है। अब अलग अलग जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला जाता है। फिर वहां से उन जो लड़के होते हैं, लड़के की फोटो मिल जाती है और फिर उसको मैच कराया जाता है। फिर पता चलता है, आस पड़ोस के जब लोगों से पूछा जाता है कि ये लड़के कौन है, तो फिर उनकी शिनाख्त हो पाती है, पता चल पाता है कि ये लड़के आखिर है कहाँ के।
फिर उन लड़कों को पुलिस अरेस्ट करती है और अरेस्ट करके उनके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत और भी जो तमाम और भी धाराएं होती हैं, धाराएं सारी लगा करके उन दरिंदों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है। फिलहाल जो कोर्ट है वो सजा तय करेगा कि आखिर इन दरिंदों को सजा क्या होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसे दरिंदों को जिंदा जला देना चाहिए या फिर फांसी दे देनी चाहिए बीच चौराहे पे खड़ा करके। दरअसल वो जो लड़का है लड़की है अभी दोनों गंभीर हालत में, अभी जो लड़की है वो भी है, लड़का तो खैर अभी ठीक ठाक स्थिति में है, लेकिन जो लड़की है उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है। शायद वो बचेगी भी कि नहीं बचेगी अभी इतना कहना भी मुश्किल है, क्योंकि अभी जो लड़की है उस लड़की को होश नहीं आ रहा है सही से। जैसे ही वो थोड़ा उसकी आंखें खुलने फिर वो बेहोश हो जा रही है। अब जो लड़की है वो सदमे से बाहर आना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 6 दरिंदे ने मिल करके पूरे 24 घंटे से ऊपर उस लड़की के साथ हैवानियत की थी, एक मात्र 17 साल की लड़की के साथ। फिलहाल जो पुलिस है उस आरोपियों के खिलाफ गंभीर धारा में एफआईआर लिख करके जेल की सलाखों के पीछे डाल करके फिलहाल आप लोग समझ सकते हैं कि पुलिस ऐसे दरिंदों के साथ क्या कर सकती है और अच्छी खासी खातिरदारी कर रही है। फिलहाल जो अपराधी है वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दरअसल यहाँ पर होता यह है कि अगर लड़की और लड़का अपने परिवार वालों को साथ बताते तो फिर ऐसी नौबत ही नहीं आती, या फिर परिवार वाले उन लोगों को ऐसा कदम उठाने ही नहीं देते। शायद घर से एक आईडी प्रूफ वो लेकर के भागे होते तो शायद उनको होटल में रूम मिल जाता, लेकिन अगर होटल वाला रूम दे देता तो फिर कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ वैसा नहीं होता जैसा वहां पर हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो होटल वाला है वो भी फंसेगा, क्योंकि उस होटल वाले ने भी उस लड़की के साथ बदतमीजी की थी। जो लड़का है जब सारी बातें बताता है तो ये बातें बताता है कि उस होटल वाले ने भी उस लड़की के साथ बदतमीजी की थी और उनके साथ लड़की के कई जो अलग अलग हिस्से थे उनको छूने की वो कोशिश कर रहा था। फिर हम लोग वहां से किसी तरह बच करके निकले। पुलिस इस बयान के आधार पर उन दरिंदों को भी अरेस्ट करती है, उस जो होटल वाला होता है उसके मालिक को भी अरेस्ट कर लेती है। फिलहाल जो वो भी अपराधी है वो भी जेल की सलाखों के पीछे है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जाते जाते कुछ हमारे दोस्त हैं जिन भाइयों ने हमें कमेंट किया है, मैं उन लोगों के नाम आप लोगों के बीच तक शेयर करना चाहता हूँ। जो हमारे भाई हैं, पहले नंबर पे है सुनील कुमार जी हैं, लक्ष्मण यादव जी हैं, राजू बिंद जी हैं और सुनील जी हैं, सुनील चौधरी जी हैं। ये सेंट्रल जेल बीकानेर से हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर वीडियो हमारे कमेंट करते हैं। शायद आपने एक हमें धारा भी बताई थी, धारा 307, शायद मुझे इस बारे में पता नहीं था और आपने कमेंट किया तो मुझे उस बारे में पता चला। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कमेंट किया। दरअसल जो सुनील भाई हैं हमारे, ये सेंट्रल जेल बीकानेर में, ये सेंट्रल जेल में रहते के में इनकी ड्यूटी लगी हुई है। दरअसल अगले नंबर पे जो है हमारे पंकज कुमार शर्मा जी हैं, वीरेंद्र यादव जी हैं, विजय दीक्षित जी हैं, विजय गोस्वामी जी भी हैं, देवराज गोस्वामी जी हैं, धर्मेंद्र सोनी जी हैं, डॉक्टर AK अग्निहोत्री जी हैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। फिर है एक आईडी है टेक अर्नर करके कोई आईडी है इनकी, ये भी कमेंट किए हैं हमें। बिंद अंसारी जी हैं, अहमद जी हैं। अगले नंबर पे हमारे कोमल पटेल जी हैं। आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आप हमें कमेंट की हैं। दिनेश कुमार सरोज जी हैं, सिद्धार्थ कुमार गुप्ता जी हैं। आप तमाम लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। उम्मीद है कि ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। गला सूख गया था, इस वजह से बुरा मत मानिएगा आप लोग। हो सकता है जो भी गलती हुई उसके लिए माफी चाहते हैं। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,